सोचिए जरा, एक ऐसा एग्जाम जो 22 लाख छात्रों का भविष्य तय करता है, एक ऐसा हाईली सिक्योर सिस्टम जिस पर पूरे देश को भरोसा है। लेकिन क्या हो जब ये सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए? हेलो, और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट पेपर लीक घोटाला। आखिर नासिक से पेपर कैसे लीक हुआ? इसमें शामिल नेटवर्क कौन था? इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या थे? और सबसे जरूरी बात, उन 22 लाख छात्रों पर इसका क्या असर पड़ा? आइए इस नेटवर्क स्कैम की पूरी एनाटॉमी को डिटेल में समझते हैं। A shocking truth, uncovering the Kerala WhatsApp message। तो कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? 2 मई का दिन था। राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाने वाले एक पिता को अचानक एक सस्पिशियस व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। भेजने वाला था केरला का एक मेडिकल स्टूडेंट। इस मैसेज में एक फाइल अटैच्ड थी और उसके साथ बड़ा क्लियर लिखा था कि ये वही सवाल हैं जो कल नीट एग्जाम में आने वाले हैं। 135। एग्जाम खत्म होने के बाद जब उस पिता ने उस लीक्ड फाइल को एक टीचर से वेरीफाई करवाया तो सच्चाई वाकई में चौंकाने वाली थी। उस डॉक्यूमेंट में जो 180 क्वेश्चंस थे, उनमें से एग्जैक्टली 135 क्वेश्चंस असली नीट एग्जाम से परफेक्टली मैच कर रहे थे। और देखिए, ये कोई लकी गेस नहीं हो सकता। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस का एकदम अनब्रोकन सीक्वेंस सामने आया। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक का फर्क नहीं था। ये प्रैक्टिकली एक क्लियर कंफर्मेशन था कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है और पेपर का एक मेजर हिस्सा एग्जैक्ट रेप्लिका के रूप में लीक हो चुका था। नासिक टू सीकर, फॉलोइंग द पेपर्स जर्नी। अब इस जियोग्राफिकल ट्रेल को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये पेपर इतनी दूर ट्रैवल कैसे कर गया? पेपर की फिजिकल जर्नी बिल्कुल एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही थी। स्टेप 1, पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है। फिर आता है स्टेप 2, वहां से ये पेपर सीधा पहुंचता है गुड़गांव के एक डॉक्टर के पास। स्टेप 3, यहां से इस पेपर को जमवा रामगढ़ के बेवाल ब्रदर्स खरीदते हैं। और आखिर में स्टेप 4, एक लंबे चेन से गुजरता हुआ ये पेपर सीकर के काउंसलिंग एजेंट के पास पहुंचता है जो इसे आगे बांटता है। इस पूरी क्रोनोलॉजी को जरा ध्यान से देखिए। 26 अप्रैल को गुड़गांव का डॉक्टर ये पेपर बेचता है। 29 अप्रैल तक यानी एग्जाम से काफी पहले ये एस्पिरेंट्स के बीच बंटना शुरू हो जाता है। 2 मई को वो केरला वाला व्हाट्सएप मैसेज सामने आता है और फाइनली 12 मई को आकर नीट ऑफिशियली कैंसिल किया जाता है। मतलब ये लीक लगभग 2 हफ्तों तक ओपन मार्केट में ओपनली घूम रहा था और हमारे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। खैर, अथॉरिटीज की नज़र से ये इतनी आसानी से कैसे बच गया? क्योंकि तरीके बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थे। स्मार्टफोन्स की जगह हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स यूज किए गए। डेटा ट्रांसफर को ट्रैक होने से बचाने के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स में एक पूरा शैडो सर्वर सेटअप किया गया था और किसी को शक न हो इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चंस को डमी क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके उसे एक गेस पेपर का नाम दे दिया गया। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था। और इस लेवल के सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन की कीमत क्या थी? 3 करोड़ रुपए, यानी 30 मिलियन। सोर्सेज बताते हैं कि गुड़गांव के उस डॉक्टर से राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स ने ये लीक्ड पेपर इतनी एग्जॉर्बिटेंट रकम देकर खरीदा था। ये अमाउंट अपने आप में बताता है कि इस पूरे स्कैम के पीछे कितने मैसिव फाइनेंशियल स्टेक्स जुड़े हुए थे। नेटवर्क एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस, द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। अब थोड़ा इनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। आखिर ये लोग कौन थे जो इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रहे थे? इनमें से एक प्रोमिनेंट नाम सामने आया, दिनेश बीवाल। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका नाम बीजे वायम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री जयपुर देहात के रूप में लिस्टेड है। उनकी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें वो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ दिख रहे हैं और उन्हें लोकल कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करते हुए भी देखा गया। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि ये पूरा ऑपरेशन एग्जाम से 1 महीने पहले ही प्लान कर लिया गया था। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि उनके ही परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। अब देखिए, यहाँ हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को ही रख रहे हैं, किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि इतना हाईली कनेक्टेड प्रोफाइल इस मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सेंटर में कैसे शामिल था? इन्वेस्टिगेशन और कवर अप, कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स। इन सब बातों के बाहर आने के बाद ऑफिशियली क्या एक्शन लिया गया, यहाँ से इंस्यूइंग इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी पर कुछ बहुत ही बड़े सवाल खड़े होते हैं। अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
एक तरफ राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि पेपर लीक का एपिसेंटर नासिक ही था, पर ठीक उसी वक्त नासिक के डीसीपी इन बातों को प्योरली बेसलेस रूमर्स बता रहे थे। उनका कहना था कि पेपर तो वहां प्रिंट ही नहीं हुआ। ये जो इमीडिएट ब्लेम गेम शुरू हुआ, इसने सबको हैरान कर दिया। और उन सब से ऊपर जो नेशनल अथॉरिटीज एग्जाम को कंडक्ट करती है, एनटीए, उनका क्या बयान था? उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा, नो पेपर केम इनटू द मार्केट, इट डिडंट लीक एनीवेयर, द सर्कुलेटिंग पीडीएफ हैड मेनी क्वेश्चंस दैट मैच्ड द पेपर, सो आई वुडंट से द एंटायर पेपर लीक्ड। मतलब सोचिए, 180 में से 135 सवाल परफेक्ट मैच हो गए, लेकिन एनटीए सिर्फ एक टेक्निकलिटी पर अड़ी थी कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ। ये डिनायल क्लियरली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके पर एक सवालिया निशान था। एक्चुअली अगर गौर किया जाए तो ये क्राइसिस अचानक रातों रात खड़ा नहीं हुआ था। 2024 के इन प्रेसिडेंट्स को ही ले लीजिए। एग्जाम से पहले ही लीक्स की सिमिलर रिपोर्ट्स आने लगी थी, फिर कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स दिए गए, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, 67 यानी 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। इन सारी वार्निंग बेल्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बावजूद सिस्टम ने इन सबको इग्नोर किया। ना कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ और ना ही किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई। इम्पैक्ट ऑन 22 लाख स्टूडेंट्स, द ह्यूमन कॉस्ट। इन टेक्निकल डिटेल्स, टाइमलाइंस और ब्लेम गेम्स के बीच हम अक्सर उस असली नुकसान को भूल जाते हैं जो जमीन पर हो रहा है। ये सिर्फ फिगर्स या न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है। 22 लाख, इस नंबर को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 22 लाख जिंदगियां हैं। हर एक जीरो, हर एक डिजिट एक रियल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका फ्यूचर, जिसके सपने एक फ्रॉड की वजह से अचानक होल्ड पर डाल दिए गए। इसका असली ह्यूमन कॉस्ट क्या है? महीनों तक एक बंद कमरे में की गई आइसोलेटेड और इंटेंस प्रेपरेशन मिट्टी में मिल गई। परिवारों द्वारा कोचिंग पर खर्च किए गए लाखों रुपए पानी हो गए। इन बच्चों ने अपनी नींद, मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ का जो सैक्रिफाइस दिया, उसका क्या? और अब अचानक एक नया री एग्जाम फेस करने की क्रशिंग एंजाइटी। उन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के दुख को समझना बहुत जरूरी है, जिनकी दिन रात की हार्डवर्क को उन लोगों ने ओवरराइड कर दिया, जिन्होंने सिंपली पैसे फेंक कर अपना रास्ता खरीद लिया था। प्लान बी फॉर द फ्यूचर, नेविगेटिंग बियॉन्ड द एग्जाम। ऐसे माहौल में नेचुरली गुस्सा और निराशा होती है, लेकिन यही वो वक्त है जब हमें थोड़ा आगे का सोचना होगा। किसी एक इतने वल्नरेबल सिस्टम के साथ किसी का भी पूरा सेल्फ वर्थ या फ्यूचर अटैच करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज के ज़माने में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं बचा है। डेटा साइंस ले लीजिए, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या क्लाइमेट रिसर्च, ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आज ऐसे सैकड़ों मॉडर्न और हाई ग्रोथ करियर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। एक एग्जाम को पास करना ही आखिरी मंजिल नहीं होती, बल्कि एक्सीलेंस को परस्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अपना एक प्लान बी और प्लान सी तैयार रखना चाहिए, ताकि करियर के दरवाजे कभी बंद ना हों। लेकिन इन सब के बावजूद इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही ताकतवर सवाल यहाँ पीछे छूट जाता है। क्या इस सिस्टम में परमानेंट रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी लाए बिना फ्यूचर वाकई सिक्योर हो सकता है? जवाब शायद हम सब जानते हैं। आज इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस डीप डाइव से कुछ जरूरी आंसर्स मिले होंगे और कुछ नए पर्सपेक्टिव्स भी। कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग।